हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स पढ़ लिए। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था सी प्रोग्रामिंग से, और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन दी थी। अब इस लेक्चर में हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेजेस थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इन्वेंट की गई, ये सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज से, जिसे शॉर्ट में एल्गोल भी कहा जाता है। ALGOL, एल्गोल। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज से हम हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम दूसरी लैंग्वेज स्टडी करेंगे जो है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, एल्गोल के फायदे तो हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। ऐसे ही नहीं आ गई, लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आई। कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने फीचर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके लिमिटेशंस नहीं थे, इसके भी लिमिटेशंस थे। और इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फिर तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जिसका नाम था बेसिक CPL, यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह बेसिक वर्जन था कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसके अपने फायदे थे और अपने नुकसान भी थे। उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए फिर आई बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज के बाद फिर आई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसने तो फिर बहुत सारे लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया। तो ये है सारे के सारे टॉपिक्स, इनको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एल्गोरिदमिक लैंग्वेज से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एल्गोल यानी एल्गोरिदमिक लैंग्वेज की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है, एल्गोल इज द रूट ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एल्गोल। एल्गो मतलब एल्गोरिदमिक और एल मतलब लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोल जो है वो रूट है मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए, मतलब जड़ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर। ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसने ब्लॉक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और इसी की वजह से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। पहले क्या होता था, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती थी। एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता था, और जब एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप करना होता था तो गो टू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम्स पहले लिखे जाते थे। इसकी वजह से नुकसान क्या होता था? कोड बहुत ही लेस रीडेबल होता था, कोड लेस मेंटेनेबल होता था, और कोड का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। फिर आया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, जो पहली बार एल्गोल में इंट्रोड्यूस हुआ। एल्गोल ने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की ब्लॉक स्ट्रक्चर की मदद से। पहली बार ब्लॉक स्ट्रक्चर आया। मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करने लगे। एक एक ब्लॉक एक पीस ऑफ कोड को डिनोट करता था, और वो जो पीस ऑफ कोड होता था वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करता था, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता था। तो अगर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है तो उसे मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड्स में डिवाइड कर दिया जाता था। इससे क्या फायदा मिला? एक तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा फायदा जो था वो ये था कि कोड ज्यादा रीडेबल हो गया। अगर मैं आपके सामने एक बड़ा सा कोड रख दूं
और आपको बोलूं कि आप उसे रीड करो, और वो कोड जो है वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो क्या उसे रीड करना आसान होगा आपके लिए? और यही अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम दूं जो कि ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो एक एक ब्लॉक को पढ़ना इंडिविजुअली तो आसान काम है ना। तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ज्यादा रीडेबल है और इसे मेंटेन करना भी ज्यादा आसान है, क्योंकि आप ब्लॉक ऑफ कोड्स में चेंजेस कर सकते हो इंडिविजुअली, और इससे दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ज्यादा बेहतर है, और एल्गोल में यह पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ ब्लॉक स्ट्रक्चर की मदद से। मैं आपको अभी एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाऊंगा जो कि एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उससे आपको ब्लॉक स्ट्रक्चर का आइडिया होगा और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह लैंग्वेज डेवलप की गई थी 1958 में, मतलब कि यह बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कितना पहले आ गया था। आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस में यह कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज कोई भी ऐसी मॉडर्न लैंग्वेज नहीं जहां पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं होती, तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड देखते हैं जो कि एल्गोल में लिखा है। ठीक है, तो यह है एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहां पे आप देख रहे हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड, इसे मैं ब्लॉक स्ट्रक्चर बोलूंगा। अब क्यों बोलेंगे इसे, वो देख लेते हैं। इस ब्लॉक ऑफ कोड में आप देख सकते हैं शुरुआत हुई है बिगिन से। बिगिन का मतलब है शुरू करना, मतलब कि यहां से ब्लॉक ऑफ कोड शुरू होता है, और एंड का मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड का एंड होना। ठीक है, बिगिन और एंड ये पहली बार एल्गोल में इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी वजह से एक ब्लॉक ऑफ कोड बन पाया। पहले यह पॉसिबल नहीं था, पहले तो सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड था, अब स्ट्रक्चर मिलने लगा। इसे हम कहते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर। एक पीस ऑफ कोड को एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करना, एक अलग तरीके से ट्रीट करना। और इस कोड को पढ़ना भी कितना आसान है, कोई भी बिगिनर इसे समझ सकता है। यहां पे आप देख रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, हमसे पहला नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। वो पहला नंबर फिर रीड होता है ए में, फिर इसके बाद हमसे दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर रीड कहां पे हो रहा है, बी में। ए और बी बाद में ऐड हो रहे हैं और फिर उनका रिजल्ट सम में स्टोर किया जा रहा है, और फिर प्रिंट किया जा रहा है द सम ऑफ ए एंड बी इज सम, यानी कि सम को प्रिंट कर दिया जा रहा है। देखिए बिगिनर के लिए भी कितना आसान है इस कोड को समझना, कितना रीडेबल है ये कोड। अब आप इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा प्रोग्राम, उस बड़े से प्रोग्राम में ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो क्या उसे रीड करना आसान नहीं होगा? तो रीडेबिलिटी इंप्रूव हुई एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। ठीक है, तो देख लिया हमने एग्जाम्पल के थ्रू कि ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, हमने अब एल्गोल के फीचर्स तो देख लिए, अब इसके लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। एल्गोल अच्छी लैंग्वेज थी, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, अब उन्हें देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन था लिमिटेड डेटा टाइप्स। एल्गोल में बहुत ही लिमिटेड डेटा टाइप्स थे। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो शायद आपको डेटा टाइप का मतलब ना पता हो, मैं अभी आपको बता देता हूं। डेटा टाइप का मतलब है किसी डेटा का टाइप। अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर तो आपको पता ही है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं। वैसे ही होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, या हम डेसिमल डेटा टाइप भी कह सकते हैं। डेसिमल डेटा टाइप यानी कि 3.14, ये एक डेसिमल वैल्यू है, तो इसका टाइप क्या है, डेसिमल। ऐसे ही होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, जैसे कि ए बी सी ये सारे कैरेक्टर्स हैं,
तो इनका टाइप है कैरेक्टर। ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। अब एल्गोल में बहुत ही लिमिटेड डेटा टाइप्स थे, क्योंकि एल्गोल लैंग्वेज जो थी वो दरअसल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए बनाई गई थी। इस लैंग्वेज का निर्माण इसलिए किया गया ताकि साइंटिफिक कंप्यूटिंग की जा सके, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस की जा सके। और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए तो लिमिटेड डेटा टाइप्स की ही जरूरत है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, जो मैंने आपको बताया फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसमें लिमिटेड डेटा टाइप्स थे। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? हम इसका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने में नहीं कर सकते थे। यह इसका सबसे बड़ा नुकसान था। इसके बाद जो दूसरा लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज यानी एल्गोल का जो बहुत ही पॉपुलर वर्जन था वो था एल्गोल 60। एल्गोल 60 में बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज नहीं थी। इनपुट आउटपुट के लिए सिस्टम पे डिपेंड होता था। मतलब एल्गोल 60 में बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज नहीं थी। इस वजह से यह एक बहुत ही एप्ट लैंग्वेज नहीं थी। यह सिस्टम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती थी। लैक ऑफ इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो एल्गोल का यह एक लिमिटेशन भी था, खास करके एल्गोल 60 में। इसके बाद जो तीसरा लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिकल फीचर्स फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्गोल का निर्माण किया गया था न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए। यह सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं था। रीजन यह है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना जरूरी है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनिपुलेट करना जरूरी है। एल्गोल इसलिए बनाया नहीं गया था, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यह ज्यादा यूजफुल नहीं था। इसलिए मैंने लिखा लैक ऑफ प्रैक्टिकल फीचर्स फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। इसमें वो प्रैक्टिकल फीचर्स नहीं थे कि सिस्टम प्रोग्रामिंग की जा सके। और लास्ट लिमिटेशन है लेस सुटेबल फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। यह कोई मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी थी, मल्टीपल पर्पसेस के लिए थोड़ी बनी थी। यह न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बनी थी। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यह थी इसकी आखिरी लिमिटेशन। आप देख रहे हैं कितनी सारी लिमिटेशंस हैं इसकी, पर कोई बात नहीं। इसके बाद जो लैंग्वेज आई उसने ये सारी लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया, और वो है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी तक हमने एल्गोल को अच्छे से समझ लिया है। ये रूट है मॉडर्न लैंग्वेजेस की, क्योंकि इसने ब्लॉक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। तो हमने हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे जरा समझ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है सीपीएल यानी कि कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मुझे एक बात बताइए, एल्गोल एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं ना। एल्गोल तो एक स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी वो। लेकिन सीपीएल एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट है यहां पे कि ये डेवलप किया गया था 1963 में, डेवलप्ड इन 1963, मतलब कि एल्गोल के बाद आई थी। और तीसरा पॉइंट है हैज रिचर सेट ऑफ डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। आप देख रहे हैं, इसमें रिचर सेट ऑफ डेटा टाइप्स हैं, मतलब इसमें ज्यादा डेटा टाइप्स इंक्लूड किए गए। इसमें इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज भी हैं। हमने देखा था कि एल्गोल 60 में इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज की कमी थी, और यह सपोर्ट करता है सिस्टम प्रोग्रामिंग भी।
एल्गोल में तो ये चीज नहीं थी। तो सीपीएल ने कितने लिमिटेशंस को ओवरकम किया? ये बहुत ही एम्बिशियस लैंग्वेज थी। सीपीएल यानी कि कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसने बहुत लिमिटेशंस को ओवरकम किया जो कि एल्गोल में थे। तो ये तो थे इसके फायदे। अब सीपीएल के नुकसान देख लेते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चलिए बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ। पहला लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्स एंड इनएफिशिएंट टू इंप्लीमेंट ऑन द लिमिटेड हार्डवेयर। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यह लैंग्वेज कोई आज की लैंग्वेज नहीं है, यह बहुत पुरानी लैंग्वेज है। उस समय में हार्डवेयर बहुत लिमिटेड होता था। अब सीपीएल इतनी एम्बिशियस लैंग्वेज है, इसमें इतने फीचर्स हैं कि लिमिटेड हार्डवेयर पे ये रन ही नहीं कर पाई ढंग से, इतनी एफिशिएंट ही नहीं थी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और ये बहुत इनएफिशिएंट भी है लिमिटेड हार्डवेयर पे रन करने के लिए। तो ये था इसका पहला लिमिटेशन। उस समय के हार्डवेयर पे ये बेचारी रन ही नहीं कर पाई। दूसरी लिमिटेशन है डिफिकल्ट टू राइट कंपाइलर्स फॉर सीपीएल। मैंने आपको कंपाइलर का मतलब बताया था ना पिछले लेक्चर्स में। कंपाइलर दरअसल ट्रांसलेटर होता है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, मशीन कोड में कन्वर्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मशीन कोड में तो कंपाइलर को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सीपीएल को भी करना पड़ा, जरूरत है इसको भी कन्वर्ट करने की, तभी तो मशीन समझ पाएगी। इसके लिए लेकिन कंपाइलर लिखना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी। जैसे कि मैंने लिखा, डिफिकल्ट टू राइट कंपाइलर्स फॉर सीपीएल। यह दूसरा लिमिटेशन। ठीक है, तो हमें यह समझ में आता है कि सीपीएल बहुत ही एम्बिशियस लैंग्वेज थी और इसे उस समय के लिमिटेड हार्डवेयर पर रन करना बहुत मुश्किल काम था। इसी वजह से हमारी तीसरी लैंग्वेज आई, जिसका नाम है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाम से ही पता लग रहा है ना, बेसिक वर्जन है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हमने सीपीएल को तो अच्छे से समझ लिया है, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक सीपीएल की तरफ। ठीक है, इसे समझ लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहा है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीसीपीएल यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सीपीएल, या फिर हम इसे बेसिक वर्जन भी कह सकते हैं सीपीएल का। यह बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन था सीपीएल का। क्यों बनाया गया इसे? बड़ी सीधी सी बात है, सीपीएल का लिमिटेशन क्या था? याद करिए तो, सीपीएल का लिमिटेशन था कि वो लिमिटेड हार्डवेयर पर रन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए तो बीसीपीएल आया, इसीलिए तो सिंप्लीफाइड वर्जन आया सीपीएल का, ताकि लिमिटेड हार्डवेयर पर रन कर सके। उस समय पे हार्डवेयर लिमिटेड था। उस समय के हार्डवेयर पर रन करने के लिए इस लैंग्वेज का निर्माण किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डेवलप्ड इन मिड 1960s बाय मार्टिन रिचर्ड्स। मार्टिन रिचर्ड्स द्वारा इसे मिड 1960s में बनाया गया था। और तीसरा पॉइंट है हाईली पोर्टेबल। यह बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है। मतलब क्या है इस बात का? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल है, मतलब कि अगर मैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोड लिख रहा हूं तो मैं उस कोड को मल्टीपल मशीन्स पे रन कर सकता हूं। मल्टीपल मशीन्स पे रन करने का मतलब मैं अभी आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि मैंने एक कोड लिखा विंडोज पे, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पे। अब उस कोड को मैं ले जाता हूं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पे। अगर तो वो उस पे रन कर गया तो मैं कहूंगा
कि मेरा कोड पोर्टेबल है। खाली उस पे ही नहीं, बल्कि और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले कंप्यूटर्स पे भी अगर रन कर गया, तब भी मैं कहूंगा कि कोड मेरा पोर्टेबल है। मतलब कि मेरा कोड मल्टीपल सिस्टम्स पे रन कर सकता है। अब ये लैंग्वेज थी हाईली पोर्टेबल। इस पे लिखा गया कोड मल्टीपल सिस्टम्स पे रन कर सकता था। ऐसा पिछली लैंग्वेजेस के साथ नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है। चौथा पॉइंट है कैन रन ऑन द लिमिटेड हार्डवेयर ऑफ दैट टाइम। यही तो मैंने आपको बताया कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है सीपीएल का। इसी वजह से ये उस समय के लिमिटेड हार्डवेयर पे भी रन कर सकता है। ठीक है, तो हमने बीसीपीएल की खासियतें तो देख ली, पर ये लिमिटेशंस के बिना तो नहीं है, तो लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर द हार्डवेयर ऑफ लेट 1960s एंड अर्ली 1970s। अब आप बोलेंगे ये भी लार्ज है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी हार्डवेयर पे रन नहीं कर पा रहा। देखिए, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बीसीपीएल बेटर है, क्योंकि उस समय के हार्डवेयर पे ये रन कर सकती है। लेकिन फिर भी ये इतनी भी बेसिक नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी बड़ी भी है। और इस वजह से जो हार्डवेयर लेट 1960s और अर्ली 1970s में बने थे, उस पे ये रन नहीं कर पाई, क्योंकि इस समय के हार्डवेयर और भी ज्यादा लिमिटेड थे। ठीक है, तो ये है पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन है कंप्यूटर्स लाइक PDP-7 had limited memory and processing power, making it difficult to run BCPL. PDP-7 एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हार्डवेयर था, पॉपुलर कंप्यूटर था। इसके पास लिमिटेड मेमोरी थी और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर थी। इस वजह से BCPL इस पर रन नहीं कर पाई, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो बेटर है, लेकिन फिर भी बड़ी है और कॉम्प्लेक्स है। इतनी बड़ी और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि PDP-7 पे ये रन नहीं कर पाई। ठीक है। अब बात ये थी कि आगे चल के एक व्यक्ति ऐसे आए जो PDP-7 के लिए लैंग्वेज बनाना चाहते थे, क्योंकि भाई BCPL तो रन कर नहीं पा रही थी PDP-7 पे। तो वो चाहते थे कि PDP-7 पे कोई लैंग्वेज रन करनी चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम्स लिखे जाने चाहिए। इसी वजह से इसके बाद एक और लैंग्वेज आई। तो आपको तो पता ही है, टॉपिक्स पे हमने देखा ही है, वो लैंग्वेज है बी लैंग्वेज। हमने अभी क्या पढ़ा है? बेसिक सीपीएल। अब हम बढ़ रहे हैं बी लैंग्वेज की तरफ। चलिए देख लेते हैं बी लैंग्वेज क्या है। बी लैंग्वेज इज द स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन ऑफ BCPL। ये BCPL का स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन है। BCPL क्या था? BCPL CPL का स्ट्रिप डाउन वर्जन था। लेकिन बी जो है, यानी बी लैंग्वेज जो है, वो स्ट्रिप डाउन वर्जन है BCPL का। यानी कि सिंप्लीफाइड वर्जन भी कह सकते हैं इसको BCPL का। और इसे डेवलप किया गया था केन थॉमसन द्वारा 1969 में। तीसरा पॉइंट है कैन रन ऑन द लिमिटेड हार्डवेयर इंक्लूडिंग PDP-7। इस लैंग्वेज की खास बात यह थी कि ये PDP-7 जैसे हार्डवेयर में भी बड़े आराम से रन कर पा रही थी, क्योंकि ये स्ट्रिप डाउन वर्जन है BCPL का। ठीक है, तो खासियत तो पता लग गई इसकी। अब लिमिटेशंस देख लें। पहला लिमिटेशन है नो प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेटा टाइप्स।
मैंने आपको डेटा टाइप तो बता ही दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी इस लैंग्वेज के साथ कि ये टाइपलेस लैंग्वेज थी, मतलब कि इसमें टाइप्स ही नहीं थे। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन था बीसीपीएल का। हुआ क्या कि पहले तो आया सीपीएल। सीपीएल तो बहुत ही एम्बिशियस लैंग्वेज थी, लेकिन उस समय के लिमिटेड हार्डवेयर पे रन नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद आई बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंप्लीफाइड वर्जन था सीपीएल का। वो सिंप्लीफाइड वर्जन थी। सीपीएल में से काफी कंस्ट्रक्ट्स को हटाया गया, काफी चीजों को हटाया गया, तब जाके बीसीपीएल बनी। बीसीपीएल के बाद आई पी लैंग्वेज। ये स्ट्रिप डाउन वर्जन था बीसीपीएल का, यानी कि बीसीपीएल की चीजों को भी और हटाया गया, बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को हटाया गया ताकि लिमिटेड हार्डवेयर पर रन करा जा सके। रिजल्ट ये हुआ कि हमें मिली टाइपलेस लैंग्वेज, बिना डेटा टाइप्स के लैंग्वेज। हर एक डेटा को एक समान ट्रीट किया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि टाइप चेकिंग नहीं की जा सकती थी, टाइप्स को चेक नहीं किया जा सकता था। और इससे हुआ क्या? बहुत सारे एरर्स इंट्रोड्यूस होने लगे। प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग के टाइम पे गलतियां करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, इंटीजर को कैरेक्टर के साथ ऐड कर देते थे। अब क्योंकि हर तरीके का डेटा सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, तो कोई टाइप चेकिंग नहीं थी। टाइप चेकिंग नहीं थी तो इंटीजर को कैरेक्टर के साथ ऐड कर दिया जाता था। अब आप खुद सोचिए, अगर इंटीजर को कैरेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यह प्रॉब्लम थी बी लैंग्वेज के साथ। यह एक टाइपलेस लैंग्वेज थी। दिस मीन्स नो प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेटा टाइप्स। कोई फर्क ही नहीं था, डेटा सब एक समान ट्रीट हो रहा था। दूसरा लिमिटेशन देख लेते हैं। लेस रीडेबल ड्यू टू लैक ऑफ कंस्ट्रक्ट्स लाइक इफ एल्स, लूप्स एटसेट्रा। आजकल मॉडर्न लैंग्वेजेस में ये कंस्ट्रक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रमोट करते हैं। इनकी वजह से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रक्चर मिलता है। अब बी लैंग्वेज में ये फीचर्स थे ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी कमी थी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बहुत कम हो गई थी। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि लिमिटेड हार्डवेयर पर रन करना था, बहुत सारी चीजें तो रिमूव कर दी गई। तो इस वजह से कोड कम रीडेबल होने लगा। हमें पता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का सीधा रिलेशनशिप है रीडेबिलिटी के साथ। अब अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कम कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात है रीडेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तीसरा लिमिटेशन था unable to run smoothly on machines like PDP-11। PDP-7 के बाद PDP-11 आया। प्रॉब्लम यह हुई कि ये PDP-7 पे तो रन कर सकती थी, लेकिन PDP-11 पे रन नहीं कर पाई। बहुत ही इनएफिशिएंट थी। काफी हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज बना दी थी। तो ये थे बी लैंग्वेज के लिमिटेशंस, और इनको ओवरकम करने के लिए एक हीरो की तरह आए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए, बी लैंग्वेज तो हमने पढ़ लिया, अब आगे आगे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। ये इतनी कमाल की लैंग्वेज है कि आज भी इतनी पॉपुलर है। आपने इन सब का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सी लैंग्वेज का नाम तो सुना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ और देखते हैं कि ये क्यों बी लैंग्वेज से बेटर थी। पहला पॉइंट है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ बी लैंग्वेज। भाई, इससे पहले बी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज के ऊपर इसे बनाया गया। बी लैंग्वेज के फीचर्स थे इसमें, ये पोर्टेबल है, लेकिन इसमें और बहुत फीचर्स है। दूसरा पॉइंट है डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है। ये डेनिस रिची साहब द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है 1972 में।
अभी भी कोई नई लैंग्वेज तो है नहीं, काफी पुरानी लैंग्वेज है। डेटा टाइप्स वर इंट्रोड्यूस्ड विद स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग। अब इसमें डेटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि बी लैंग्वेज से हटा दिया गया था। बी लैंग्वेज तो टाइपलेस लैंग्वेज है, लेकिन यहां पे डेटा टाइप्स आ गए वापस से, और अब स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग भी होने लगी। स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग मतलब अब टाइप्स को प्रॉपरली चेक किया गया। अब ऐसा नहीं कि आप इंटीजर को कैरेक्टर के साथ बड़े आराम से ऐड कर लोगे और रिजल्ट मिल जाएगा। इलीगल ऑपरेशंस अब अलाउड नहीं है, आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग होने लगी। चौथा पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी लैंग्वेज के मुकाबले बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि इसमें इफ एल्स, लूप्स और ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं। तो हर मामले में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके मैं अभी आपको लिमिटेशंस नहीं बताऊंगा। लिमिटेशंस हैं इस लैंग्वेज के, ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज लिमिटेशंस के बिना है, ऐसा तो नहीं है। इस लैंग्वेज के लिमिटेशंस हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ फीचर्स बताए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और अब आपको यह भी समझ में आ चुका है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट करने का क्या रीजन था। इससे पहले बहुत लैंग्वेजेस आई, अभी हमने देखी। सबसे पहले थी एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, यानी कि एल्गोल। हमें पता लगा कि एल्गोल की मदद से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तो आई, लेकिन इसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेड डेटा टाइप्स थे और भी बहुत लिमिटेशंस थे। उनको ओवरकम करने के लिए कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोल से तो बहुत बेहतर थी। हमने ये देखा कि ये बहुत ही एम्बिशियस लैंग्वेज थी। अब इतनी एम्बिशियस थी कि उस समय के लिमिटेड हार्डवेयर पे ये ज्यादा रन नहीं कर पाई, इनएफिशिएंट थी। तो इसीलिए ये लेस इंप्लीमेंटेबल भी थी। अब क्योंकि हमें एक इंप्लीमेंटेबल लैंग्वेज की जरूरत थी उस समय के लिमिटेड हार्डवेयर के लिए, इसीलिए बेसिक सीपीएल यानी कि बीसीपीएल आई। पर बीसीपीएल के अपने लिमिटेशंस थे। बीसीपीएल पीडीपी 7 पे रन नहीं कर पा रही थी, जो उस समय का बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर था। इसीलिए बी लैंग्वेज आई, ताकि हमारा जो पीडीपी 7 है उस पे कोई लैंग्वेज रन कर सके। पर प्रॉब्लम इसके साथ यह थी कि बहुत ही हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज थी। पीडीपी 7 पे तो रन कर पाई, पर पीडीपी 11 पे रन नहीं कर पाई, और इसके अपने लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि टाइपलेस लैंग्वेज थी। हमने टाइपलेस लैंग्वेज के लिमिटेशन तो देख ही लिए। बाद में आया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एकदम हीरो की तरह। इसने बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जो टाइम टू टाइम हम देखेंगे, चिंता मत करना। तो इसी के साथ हमने सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको जो नॉलेज मिली है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में।